Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home, my dear child. Chemistry of class 11 today. And nowadays we were talking about the structure of atom. आजकल हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की. हम एक वीडियो इससे पहले आपको बना करके सेंड कर चुके हैं, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेशंस ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस. हम उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है. आपको इसके डिफाइन आपको लर्न होनी चाहिए. एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, ओके, विच हैज़ 1 unit of negative charge and has mass equal to 1/1/837 part of the hydrogen atom, जो कि जिसके पास में 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन एक एटम का वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है और जो कि 1/1837 गुना भारी होता है, यानी कि बहुत ही हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे कह लीजिए. अंडरस्टैंड. इसके मास के बारे में भी हमने बातें की थी. 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, आपको याद होगा. अब बात आ जाती है दूसरे नंबर पर. हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटॉन की. तो प्रोटॉन क्या होता है? व्हाट इज प्रोटॉन? ए प्रोटॉन मे बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच हैज 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम, जिसके ऊपर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लगभग हाइड्रोजन एटम के बराबर हैवी होता है, उसके बराबर मास होता है हाइड्रोजन एटम के बराबर. नेक्स्ट अब आपका आया था एक और आपके पास में बच रहा है. दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. ए न्यूट्रॉन is that fundamental particle of an atom which has no charge and has mass nearly equal to hydrogen atom, that is called a neutron. तो ये है इनकी डेफिनेशन. इसके ऊपर 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है. 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है. प्रोटॉन के ऊपर 1 प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ऑलवेज रिमेंबर. अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की. अगर वजन की बात की जाती है, उसके मास की बात की जाती है, तो मास उसके पास होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, ये होता है. अगर बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के ऊपर मास होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम. ऐसे ही 1.6 × 10⁻24 ग्राम. मीन्स आपको क्या सा लग रहा है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नियरली इक्वल इन मास. मीन्स हाइड्रोजन एटम का भी यही मास होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है. यानी कि अगर देखा जाए यहाँ, अगर हम देखें इनकी कंपेयर करके -28 पावर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर लेस हैवियर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा हल्का है, काफ़ी हल्का है. और इसके बारे में आज हम बातें करेंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कुछ मॉडल्स रिलेटेड टू एटम, एटॉमिक मॉडल्स आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ. कुछ मॉडल्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आज, और उनमें आप हेडिंग लिख सकते हैं एटॉमिक मॉडल्स. एटॉमिक मॉडल्स आपके सामने हैं. और सबसे पहले जो हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. यू कैन से आप थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में यहाँ पर पहले आप बात कर सकते हो. तो देखिए, इस मॉडल के मैं आपको कुछ खासियतें बताने वाला हूँ. यहाँ पर ये मॉडल सबसे पहले सर जे थॉमसन ने दिया था. सर जे थॉमसन ने कब दिया था? ये दिया गया था 1798 को. 1798 को थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज गिवन. ओके. अब मैं आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली इसके बारे में आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ. लाइक दिस, आप देख सकते हैं. दिस इज स्ट्रक्चर लाइक ए वाटरमेलन, यू कैन से. ये वाटरमेलन का आधा हिस्सा है. और वाटरमेलन में क्या होता है? ये सीड्स होते हैं वाटरमेलन में. ओके. एंड दीज सीड्स आर एम्बेडेड. These seeds of watermelon are embedded in the whole mass of the watermelon, you can say, in the red part of the watermelon. यानी ये जो सीड्स दिख रहे हैं, ये जो रेड पार्ट आपका होता है वाटरमेलन का, उसके अंदर ये धंसे होते हैं. तो ये मॉडल भी कुछ इसी उस पर वर्क करने वाला है. थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज रेजिन मॉडल, रेजिन मेलन कह सकते हैं, सॉरी रेजिन मॉडल ओनली.
और इसको जो है इस नाम से भी जाना जाता है, वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है, या प्लम पडिंग मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। Why? Because of the you can say the negatively species are embedded in the positively matter. पॉजिटिवली मैटर में ये एम्बेडेड रहती हैं जो निगेटिवली आपकी स्पीसीज हैं। अब निगेटिवली स्पीसीज कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिवली स्पीसीज कौन है? प्रोटॉन है, या आप उसको न्यूक्लियस कह सकते हो। द मोस्ट ऑफ द मास of the atom, you can say the most of the mass of the atom is uniformly distributed in the atom, यानी कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एटम के अंदर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली का मतलब जितना पॉजिटिव पार्ट उतना ही निगेटिव पार्ट। तो ये इस मॉडल को हम रेजिन मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। भाई रेजिन मॉडल हमने क्यों कहा? रेजिन क्या है आप लिख सकते हैं। रेजिन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए? रेजिन मीन्स किसमिस, ग्रेप्स। तो उसके अंदर जो है एक आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बिल्कुल एक सीड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। दैट सीड इज डूइंग वर्क एज द पॉजिटिव पार्ट, यू कैन से। सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग हियर दैट इन थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में जो ये सारा का सारा जो मैटर है दैट इज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एंड डूइंग वर्क एज अ पॉजिटिव पार्ट। ऑन द अदर हैंड दीज ब्लैक सीड्स आर डूइंग वर्क एज द नेगेटिव पार्ट, यू कैन से। ठीक है, ये है आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो इसमें ये बात बताई गई है, द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम, यानी कि जब मास होता है एटम का वो पूरी तरीके से इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरी चीज आपको मैं एक बात बता दूं, अब बात आ जाती है लिमिटेशंस। तो ये जो लॉ है आपका, सॉरी ये जो मॉडल है, इस मॉडल ने क्या लिमिट, इस मॉडल की क्या लिमिट बन गई? इस मॉडल की जो लिमिट है वो ये है कि ये केवल एटम की न्यूट्रलिटी को बता सकता है। ये एटम की केवल न्यूट्रलिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकता है और बाकी ये नहीं, और बाकी चीज़ें बताने में ये बिल्कुल फेल हो गया। ये स्कैटरिंग मॉडल को बताने में, स्कैटरिंग के बारे में ये बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया, यानी कि रिजेक्ट हो गया एक तरह से। ओके, खुद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस मॉडल को रिजेक्ट किया। स्कैटरिंग करने में ये मॉडल फेल रहा, थॉमसन मॉडल को कोई जगह दी नहीं गई। और मैं आपको एक बात और बता दूं, माइजिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सॉरी दिस वाज गिवन इन 1898 को जो है ये मॉडल दिया गया था। जे थॉमसन ने जिसको दिया था, इसको रेजिन मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसके अंदर एक बैलेंस बना होता है, बिटवीन द पॉजिटिव पार्ट्स यू कैन सी एंड द नेगेटिव पार्ट्स। यहाँ पर एक बैलेंस बना होता है पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के बीच में। पॉजिटिव पार्ट द मैटर दैट इज कंसिस्ट इन द एटम, यू कैन से। ऑन द अदर हैंड द नेगेटिव पार्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, और ये इस मॉडल को हम प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट्स होते हैं वो वाटरमेलन की तरह उसके अंदर धसे होते हैं। जैसे वाटरमेलन के सीड्स वाटरमेलन धसे होते हैं, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं यहाँ एटम के अंदर। अंडरस्टैंड? ये है आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसकी लिमिटेशन मैंने बता दी कि केवल एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करने में ये पूरी तरह से कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ, लेकिन स्कैटरिंग के आते ही स्कैटरिंग के बारे में रिजेक्ट कर दिया गया मॉडल। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक और नया हम लेकर के आ रहे हैं मॉडल। द नेम ऑफ द मॉडल इज, सबसे पहले आप इसे ऐसे लिख लें, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल क्या है? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल कह लीजिए या आप इसे रदरफोर्ड मॉडल भी कह सकते हो। ये लीजिए, ये है हमारे पास में अल्फा स्कैटरिंग मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। I would like to, for your kindly information, my dear students, I would like to tell you that this law or this model was given by scientist Ernest Rutherford in 1911। 1911 को ये मॉडल दिया गया था, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या क्या किया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, ये एक जिंक सल्फाइड की
पेंट की हुई एक ट्यूब आप इसे कह सकते हो ली गई, एक स्लिट ली गई। स्लिट का मतलब होता है कि जिससे कि लाइट बीम जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में जाए, बिल्कुल उसी से निकल करके जाए, इधर उधर से कहीं से भी नहीं जाए, ये स्लिट हो गई। और यहां पर एक ब्लॉक लिया गया, ब्लॉक लाइक दिस, अंडरस्टैंड। आप इसे नाम दे सकते हो ब्लॉक, ये है स्लिट और ये है ZNS ओवरलैप्ड ट्यूब यू कैन से। अब यहां पर हमने इस ब्लॉक के अंदर रखा क्या, ब्लॉक के अंदर हमने कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम, थोरियम, इनके अल्फा पार्टिकल्स को यहां पर हमने जगह दी। ये यहां पर लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। और यहां पर एक तरह से मान लीजिए कि एक सिल्वर फॉइल आप यहां पर ले सकते हैं, सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल, प्लेटिनम फॉइल, मीन्स उसकी जो साइज थी उस फॉइल की, वो जो भी फॉइल रही होगी, चाहे वो आपने गोल्ड के लिए हो, सिल्वर के लिए हो या प्लेटिनम के लिए हो, तो उसका साइज क्या था, 100 nm था, 100 नैनोमीटर, बहुत ही छोटी सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल। और जब उसको यहाँ पर रखा और जब उसकी बॉम्बिंग यहाँ पर की गई, जब उसकी बॉम्बिंग यहाँ पर, तो इसकी तो ये डायरेक्टली जो इसकी डायरेक्शन है वो तो यहाँ से स्लिट से होते हुए डायरेक्ट ऐसे आएगी, तो सिल्वर फॉइल यू कैन से यहाँ आप मान सकते हैं। तो इसके ऊपर पड़ने के बाद ये जो है आपकी 3 डायरेक्शन में इस तरह से बढ़ती लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर एक कोई एक ऐसा लगा जैसे कि कोई एक चमक सी पैदा हुई, एक चमक सी यहाँ पर निकली, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स जब इसके ऊपर बॉम्बिंग की गई यहाँ पर, तो कुछ एक चमक सी पैदा हुई, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स भी कितने, नियर अबाउट 20,000 अल्फा पार्टिकल्स एक साथ में यहाँ पर बॉम्बर्ड कर दिए गए, इनकी बॉम्बिंग कराई गई। एक यहाँ सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल, प्लैटिनम फॉइल जो भी है उसके ऊपर यहाँ पर एक रेडियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स जब नियर अबाउट 20,000 अल्फा पार्टिकल्स जब यहाँ पर छोड़े गए इसके ऊपर, तो इसमें पाया, उन्होंने देखा कि नियर अबाउट यहाँ पर एक हल्की सी चमक सी, शाइनिंग सी पैदा हो रही, स्पार्क पैदा हो रहा है। तो इसमें इंटरेस्ट आया उनको, और उन्हें इंटरेस्ट आने के बाद उन्होंने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, उनके वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे, मैं आपको पूरे एटम के जो एक अंदर के एटम की बात मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत सारे एटम्स मान लो, या फिर आप ये मान सकते हो कि केवल एक ही एटम मान सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जैसे आपको अच्छा लगे, या बहुत सारे एटम आप मान सकते हो। ये लीजिए, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एटम्स हैं और इनके ये न्यूक्लियस है लाइक दिस, ये इस तरह से, ओके, अंडरस्टैंड। बना लीजिए आप बहुत सारे एटम्स आप बना लीजिए लाइक दिस। अब जब इनके ऊपर बॉम्बिंग की गई अल्फा पार्टिकल्स की, यू नो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जाने वाले हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की परपेंडिकुलर वे में जो है इनकी यहाँ पर बॉम्बिंग की गई। तो बॉम्बिंग करने के बाद उन्होंने जो है कुछ अपने निष्कर्ष यहाँ पर निकाले, भाई इस तरह से ऐसे चला गया, ये आया, ये सीधा चला गया, ये सीधा चला गया, ये आया थोड़ा ऐसे हो गया लाइक दिस, ये मॉडल था, ये आया तो ये कुछ ऐसे चला गया, ये गया तो ये कुछ ऐसे चला गया। तो ये अल्फा पार्टिकल से कैसे भी जा सकते हैं, एटम से, न्यूक्लियस से, वहाँ पर जब तक पता भी नहीं था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है या नहीं होता, यहीं पर ये इसी अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई स्टूडेंट्स। तो यहाँ उन्होंने कुछ अपने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, उन्होंने कुछ बताया कि नियर अबाउट 99.99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड इन, और यू कैन से पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। पहला ऑब्जर्वेशन ये था, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के 99.99% अल्फा पार्टिकल्स ऐसे चले गए सीधे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। यहां तो मैंने थोड़े से दिखा रखे, लेकिन 20,000 अल्फा पार्टिकल। दूसरा ऑब्जर्वेशन इनका यहां पर आया, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, केवल कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिल्कुल वेरी स्मॉल, यू कैन से वेरी स्मॉल डिफ्लेक्टेड। अब तक ये आपके पास में आ चुकी हैं दो बातें। पहली बात, 99.99% अल्फा पार्टिकल पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम, वो थोड़े से डिफ्लेक्टेड हो गए। और नंबर 3, ओनली 1 आउट ऑफ, केवल एक
कितने में से? 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से, केवल एक 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से ओनली 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से ओनली वन डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट हुआ विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और मोर, यू कैन से 90 डिग्री या उससे ज्यादा के एंगल पर जो है केवल एक ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ। ओनली वन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट द 90 डिग्री एंगल और मोर देन 90 डिग्री एंगल। अब ये तीन बातें उन्होंने यहाँ पर नोटिस की और उन तीन बातों को लेकर के यहाँ पर उन्होंने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले, कुछ निष्कर्ष दिए, अपना रिजल्ट बताया और वो रिजल्ट उनका क्या था? वो ये था ए, जैसा कि 99.99% अल्फा पार्टिकल्स पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो यहाँ उन्होंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इन्होंने बताया कि लगभग एटम का बहुत सारा पार्ट, यानी कि एटम का बहुत सारा हिस्सा वो खाली है, एम्प्टी है, वहां पर कुछ नहीं है। पहला ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, यहां इन्होंने बताया कि वेरी लाइट पार्टिकल्स, यू कैन से वेरी लाइट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, बहुत ही हल्के पार्टिकल्स प्रेजेंट एटम में हो सकते हैं। वेरी लाइट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दी एटम, और यहां उनको कहा गया दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और उनको नाम दे दिया गया कि ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये बताया गया। इसके आधार पर फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वेरी स्मॉल डिफ्लेक्टेड, जो बहुत ही कम डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो वो किसी हल्की सी चीज से टकरा करके डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और वो हल्की सी चीज क्या थी? वो थे इलेक्ट्रॉन। और नंबर सी पर इन्होंने बताया, सी पर कि ए सॉलिड मैटर, एक सॉलिड मैटर इज प्रेजेंट इन द एटम, एटम के अंदर एक सॉलिड एटम प्रेजेंट है। और फिर कहा, इसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, विच ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, जो कि ऑक्यूपाइज करके रखता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा, विच ऑक्यूपाइज, जो भरे हुए है, विच ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, एटम का जो ज्यादातर भार है, एटम का जो ज्यादातर मास है, वो ऑक्यूपाइज है किसके अंदर? इसमें, न्यूक्लियस में, सॉरी। वो जो सॉलिड आपका मैटर है इज कॉल्ड, उसे क्या कहा इन्होंने? इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसे कहा न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? ये बात उन्होंने बताई, विच ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो तीन बातें यहां से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन को सबको पता है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन, यू कैन से, and neutron was discovered by Chadwick, but who discovered the nucleus? The answer is Ernest Rutherford, और वो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से ही पता लग पाया था, याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखने की जरूरत है। ये था आपका अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब हम और आगे बातें करते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यहाँ पर बताया कि भाई न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एक बहुत ही वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम विच इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द एटम एंड कंसिस्ट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। बताया कि एटम के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो है, और बताया यहीं से कि न्यूक्लियस के अंदर, इन्होंने जब बात चली यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए, तो न्यूक्लियस क्या है? वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम, एटम का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, विच ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, जो कि एटम का मोस्टली जो मास है वो ऑक्यूपाइज करके रखता है। अदर थिंग इज दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम, इन द न्यूक्लियस, यू कैन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आपको पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हल्के होते हैं एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इसके बाहर का एरिया बताया कि न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है वहाँ क्या है। न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है उसके अंदर उन्होंने बताया कि वेरी लाइट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये इन्होंने बताया। और एक बात इन्होंने ये और बात बताई कि जो
इलेक्ट्रॉन्स हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है, वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी का मतलब वो एक जगह पर रुके हुए नहीं है। दीज आर रिवॉल्विंग, दीज आर मूविंग या रिवॉल्विंग, यू कैन से मूविंग रेगुलरली, वो लगातार घूम रहे हैं। और जिसकी वजह से ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, लगातार उनके घूमने की वजह से, ड्यू टू विच ए सेंट्रीफुगल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, ये पैदा हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है प्रोड्यूस हो जाता है इनके लगातार घूमने की, रिवॉल्विंग करने की वजह से। तो इसमें ये क्लियर बात हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका हुआ नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग रेगुलरली, ओके, अराउंड द न्यूक्लियस, यू कैन से इन देयर परफेक्टली सेल्स, इन देयर परफेक्टली ऑर्बिट्स। ये बात बताई जाएगी बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। तो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं अब नए टॉपिक की तरफ, और वो हमारा नया टॉपिक अब क्या है? वो नया टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अभी हमने केवल एटॉमिक नंबर के बारे में सुना है, एटॉमिक नंबर का नाम हमने सुना है। एटॉमिक नंबर के हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। हमने केवल अभी इन सब के बारे में सुना एटॉमिक नंबर। बट व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर कहते किसे हैं? तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। सपोज दैट ये आपके पास में एक एटम है, और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स है, और ये सब सेल्स हैं, और इन सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है। याद रखना, इन सेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनके बारे में हमें बात करनी है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो जो प्रोटॉन्स हैं आपको दिख रहे हैं, प्रोटॉन्स मान लीजिए कि 2 हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकता है कि 1 हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट if the total number of protons in the nucleus are 2 while the electrons are also 2 then the atomic। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं बता रहा था कि total number of protons in the nucleus are 2 while total number of electrons around the nucleus are also 2। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जितने यहाँ पर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमेशा वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे किसी भी एटम के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, हमेशा अपने दिमाग में ये बात ध्यान रखें। और आपको ये पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहीं से इनकी न्यूट्रलिटी जो है बैलेंस और अनबैलेंस होती है, यहीं से आयन बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम मे बी डिफाइंड एज, atomic number of an atom may be defined as the total number of protons or the total number, again I am repeating again my definition, atomic number of an atom may be defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom, that is called atomic number, or you can say the total number of electrons around the nucleus, the total number of electrons around the nucleus in an atom, that is called atomic number also। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वो नंबर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 1H ये लिख दिया हमने, मतलब क्या है इसका? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, अंडरस्टैंड। अगर यहां पर हमने कह दिया 11 Na, तो यहां पर प्रोटॉन कितने हो गए? 11। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। ठीक है, तो ये है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। अंडरस्टैंड, ये तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं यहां पर, अगर यहां पर 17Cl आ गया तो इसका मतलब क्या है? The meaning of that sentence, an atom of chlorine contains 17 electrons। क्लोरीन के एक एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती है मास नंबर की।
अब एक बात का और आप ध्यान रखें यहीं पर एटॉमिक नंबर में आपको बता दूं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइंडली यहाँ पर कहा जाता है, नाम दिया गया है यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स हैं जिसके अंदर प्रोटॉन भी हैं और मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपके पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं वो न्यूक्लियॉन्स हैं। और वो कौन है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, बात आती है यहाँ पर मास नंबर। तो मास नंबर कैसे डिफाइन करेंगे? जब भाई आपको ये पता है कि एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन, तो आपको ये भी पता है कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसिस्ट इन द एटम इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। आपको ये भी पता है कि जो ज्यादातर जो मास है एटम का वो एक न्यूक्लियस में भरा होता है। तो यहाँ मास नंबर वही तो बात करने वाले हैं कि जो जिस एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है कि जिसके अंदर जो है एटम का मोस्ट ऑफ द मास प्रेजेंट है, जिसके अंदर एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रेजेंट है, तो वही है आपका मास नंबर। यानी कि उस मास यानी जिसके अंदर ज्यादातर मास भरा हुआ उसमें पाए जाने वाले जितने भी जो भी स्पीसीज हैं, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर ऑफ एन एटम may be defined as the total number of protons and neutrons present in the nucleus in an atom, that is called mass number. That is also represented by A. The mass number of an atom may be defined as the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom, that is called mass number. ठीक है, याद रखने की जरूरत है। अगर यहां आपसे कह दिया गया, सपोज दैट कहीं पर आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया 11Na23, तो यहां पर क्या है? प्रोटॉन्स कितने? 11 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 11 है। ठीक है भाई, ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो इसका एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला बन जाता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। ये तीनों चीजें बराबर है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी, एटॉमिक नंबर बराबर है प्रोटॉन के भी। लेकिन यहां बात आती है A इज इक्वल टू Z प्लस N। इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और यू कैन से द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। तो ये मास नंबर हो गया। अगर आप चाहो यहां पर न्यूट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बाहर ले लीजिए A माइनस P, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपको P कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए A माइनस N, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो बात चले यहां पर मास नंबर की। मास नंबर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मास यहाँ पर क्या है? इसके अंदर 11Na23 पर 11 हो गए प्रोटॉन, 11 हो गए इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम यहाँ जानना चाहते हैं न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप लगाओगे A माइनस पी। A कितना? 23 माइनस P कितने? 11, यानी कि 12 न्यूट्रॉन सा प्रेजेंट। तो न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो 23 यहाँ पर क्या है? इसका मास नंबर है। 23 यहाँ है इसका मास नंबर। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको अगले नेक्स्ट एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं चारों डेफिनेशन एक साथ यहां पर लिख रहा हूं। आइसोटॉप्स, इसके बाद आइसोबार्स, इसके बाद आइसोटोन्स और अब आ गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड? ये आपके पास में 4 स्पीसीज यहां पर बन गई। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द स्पीसीज ऑफ एन एटम, यानी कि आइसोटॉप्स किसी भी एटम की वो स्पीसीज होती हैं। ध्यान से समझिएगा, आइसोटॉप्स आर द स्पीसीज ऑफ एन एटम व्हिच हैव सिमिलर नंबर, व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिसके पास में सेम एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर इज डिफरेंट, जिसके पास में मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, दैट इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। Isotopes are the species of an atom which have same atomic number while their mass number is different. These are called isotopes. अब हमारे पास में हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। वो क्या क्या हैं? 1H1, 1H2 and 1H3. 1H3 you can see. This is protium, okay, deuterium and tritium. protium, deuterium, tritium. तो
तो यहां आपको दिख रहा है एटॉमिक नंबर इज सेम इन ऑल थ्री कंडीशन, तीनों की तीनों कंडीशन में एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट। मास नंबर 1 2 3 मास नंबर अलग अलग है। These species are known as isotopes. Isotopes are the species of an atom which have same atomic number but their mass number is different. Such species are known as isotopes. अब बात करते हैं हम आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स के बारे में क्या लिखने वाले हैं आप? एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट while मास नंबर इज सेम। एग्जाम्पल में आपको बताया आइसोबार्स आर द स्पीशीज ऑफ एन एटम व्हिच हैव एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट व्हाइल देयर मास नंबर इज सेम। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 20Ca40 और 18A आर्गन 40। यहां आपको क्या दिख रहा है? एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट व्हाइल मास नंबर इज सेम। ऊपर मास नंबर लिखा होता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है। आइसोबार्स आर द स्पीशीज ऑफ एन एटम व्हिच हैव सेम मास नंबर while their atomic number is different. These are called isobars. आर्गन और कैल्शियम आपस में एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आइसोटोप्स एक ऐसी स्पीसीज हैं जिस पर जो है न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों डिफरेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आर द स्पीसीज ऑफ एन एटम व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Isotons are those species of an atom which have same number of neutrons. ऐसे स्पीसीज किसी भी एटम की जिनके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर इनकी जानकारी लेना चाहते हैं तो 6C14 ये एक आइसोटोन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, देखते रहें। इसी तरह 7N15 और इसी तरह 8O16। अगर इन तीनों ही स्पीसीज में देखना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको 8 मिलेंगे। चेक कर लीजिए, 14 में से 6 गए 8 न्यूट्रॉन है, 15 में 7 गए 8 और 16 में से 8 गए तब भी 8। तो क्या है? आइसोटोन्स आर दोज स्पीसीज ऑफ एन एटम व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। अब हम चलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉन्स। आइसोइलेक्ट्रॉन्स आर दोज स्पीसीज ऑफ एन एटम व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोइलेक्ट्रॉन्स वो स्पीसीज होती है किसी भी एटम की जिनके पास में सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। दीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल के तौर पर Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव पॉजिटिव, Al प्लस प्लस प्लस, O माइनस माइनस, F माइनस, N माइनस 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 और एक और आपके पास में बच रहा है, वो कौन है आपका? नियोन। बस वो ऐसा ही। अगर इन सबके अंदर आप एटम कैलकुलेट करके देखोगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबके पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सबके पास में। कभी भी कैसे भी जब दिल करे आप तब चेक कर लेना। एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1 डोनेट कर दिया 10 बचे। एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 डोनेट कर दिए 10 बचे। एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 डोनेट कर दिए 10 बचे। 8 होता है, 2 एक्सेप्ट कर लिए 10 हो गए। 9 होता है, 1 एक्सेप्ट कर लिए 10 हो गए। 7 होता है, 3 एक्सेप्ट कर लिए 10 हो गए। नियोन का होता ही 10 है। तो आइसोइलेक्ट्रॉन्स आर द स्पीसीज ऑफ एन एटम व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सच स्पीसीज आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉन्स। ओके, रही बात अब होमवर्क की, वो मैं आपको कल दे दूंगा। ओके, आफ्टर 10 o'clock। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नोट्स अपने अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन।